अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ज़ूलॉजी क्लास 12th का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ ए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने इम्यूनिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी में हमने इम्यूनिटी की टाइप्स भी देख ली, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देख लिया और टाइप्स भी देख ली। फिर हमने वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन देख लिया था। आज हम ऑटो इम्यूनिटी देखेंगे। आपको पता है कि हमारी बॉडी का यूनिक फीचर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का यूनिक फीचर है कि उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बॉडी के अपने सेल को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो अपने सेल को कभी भी डैमेज नहीं करता। वो फॉरेन पैथोजन को क्या करता है, अटैक करता है और उनको गिराता है, ठीक है। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से किसी वजह से कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ को नॉन सेल्फ से रिकॉग्नाइज करना खत्म हो जाता है। मतलब उसको ये नहीं पता चलता कि अपना कौन सा है और बाहर वाला कौन सा है, और वो हमारी बॉडी के अपने सेल्स को, अपने प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिस वजह से क्या हो जाती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ डिजीजेस, सिवियर डिजीजेस पैदा हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस। समझ आया? मैं थ्योरी रीड कर रही हूँ, सुने। The unique property of immune system is that it always destroy or attack the foreign pathogen, but never attacks the body on proteins. Unfortunately, in some cases, if the immune system fail to recognize, sorry, fail नहीं लिखा मैंने, fails to recognize self from non-self and starts destroying the body's own protein or cells. This led to some severe diseases which are called autoimmune diseases. ठीक है। नॉर्मली आपको पता है हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अपने सेल्स पे या प्रोटीन्स पे अटैक नहीं करता। जब भी बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन आएगा वो उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ केसेस में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भूल जाता है, फेल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने में, और वो अपनी बॉडी की प्रोटीन्स को, अपनी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, कुछ सिवियर डिजीजेज हो जाती हैं इंसानों में, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है। अब काज का क्या है ऑटो इम्यूनिटी के, क्यों जो है इम्यून सिस्टम हमारा फॉरेन पैथोजन के बजाय हमारी बॉडी के अपने सेल्स को डैमेज करना शुरू हो जाता है। देखें, काज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, कोई स्पेसिफिक कॉज बुक्स में नहीं दिया, किसी भी बुक में कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी हैपन्स व्हेन सर्टेन जीन्स स्टार्ट शोइंग एबनॉर्मेलिटीज। ऑटो इम्यूनिटी तब भी होती है जब बॉडी के कुछ जीन क्या करते हैं, एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं, सही तरीके से जीन्स अपना काम नहीं करते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, तब भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं। जैसे वो जीन्स जो एंटीबॉडीज के लिए कोड कर रही हैं, वो जीन्स जो टी सेल रिसेप्टर के लिए कोड कर रही हैं, वो जीन जो एमएचसी मॉलिक्यूल के लिए कोड कर रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से अगर फंक्शन नहीं करेंगी तो क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड काज बताया है, इन्वायरमेंटल फैक्टर बताया है। ऑटो इम्यून डिजीजेज हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे ड्रग्स को यूज़ करने की वजह से भी हो सकती हैं, केमिकल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट को किल करने वाले केमिकल, उनका अगर यूज़ हो गया उस वजह से भी ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। टॉक्सिन्स, जहर को यूज़ कर लिया, उस वजह से भी ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल, टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल्स के बारे में बताया है लास्ट 1-2 लेक्चर पहले। अब जब हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल का नंबर बढ़ जाता है और टी सप्रेसर सेल का नंबर कम हो जाता है,
कम हो जाता है तब क्या काज होता है, ऑटो इम्यूनिटी काज होती है। आपको पता है कि टी सप्रेसर सेल का काम क्या होता है, जब पैथोजन बॉडी से खत्म हो जाए तो ये जाके बोलती हैं किनको, टी सप्रेसर सेल बोलते हैं टी हेल्पर सेल को कि तुम अपना काम बंद कर दो, पैथोजन मर चुके हैं, अब तुम काम मत करो, अपनी बॉडी के सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब क्या होता है, जो टी सप्रेसर सेल होते हैं ऐसे काम करते हैं। लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, टी हेल्पर सेल का नंबर बढ़ता जाता है, वो लगातार अटैक कर रहे हैं, पैथोजन मर भी गया है फिर भी वो बॉडी के सेल्स पे अटैक करके बॉडी के सेल को डैमेज कर रहे हैं। और टी सप्रेसर सेल का काम बिल्कुल कम हो गया है, वो स्टिमुलेट नहीं कर रहे टी हेल्पर सेल को कि तुम अपना काम बंद करो, ठीक है। उस वजह से भी ऑटो इम्यूनिटी होती है। अब जो टी सप्रेसर सेल आपको पता है नॉर्मली क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि टी साइटोटॉक्सिक सेल जिनको टी किलर सेल कहते हैं और टी हेल्पर सेल को क्या बोलते हैं, बोलती है कि अटैक ओवर, क्या लिखा है, सेल्स नॉर्मली स्टॉप टीसी एंड टी हेल्पर सेल टू अटैक ओवर ऑन बॉडी सेल्स। वही कहा कि टी सप्रेसर सेल क्या रोकते हैं टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल को कि तुम अपनी बॉडी के सेल्स पे अटैक नहीं करना। लेकिन कुछ केसेस में टी सप्रेसर सेल की क्या हो जाती है, माल फंक्शनिंग, सही तरीके से काम नहीं करते टी सप्रेसर सेल। उन केसेस में क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल होते हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं वो हमारी बॉडी के अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं और बॉडी में क्या काज होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस। आपको पहले भी मैं दोबारा ये लास्ट पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ कि टी सप्रेसर सेल रोकते हैं टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल को कि तुम बॉडी के अपने सेल्स को नहीं मारना। लेकिन कुछ केसेस में जो टी सप्रेसर सेल होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है कि टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल हमारी बॉडी के अपने सेल्स को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं और एक डिजीज़ को काज करते हैं जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ये थी कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है। ऑटो इम्यूनिटी का कोई स्पेसिफिक काज नहीं है, लेकिन ये काज माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीजेज है। अब देखें, ये कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज के नाम हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, हेमोलिटिक एनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर्नीशियस एनीमिया, एडिसन्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, हैशिमोटोज थायराइडिटिस, मैस्थीनिया ग्रेविस। अब ये देखें, आपकी जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में सिर्फ आधे पेज की दी है ये ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें सिर्फ बताया है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। सिर्फ एक डिजीज़ का नाम लिया है, दैट इज़ रूमेटाइड आर्थराइटिस। मैंने इसीलिए इन डिजीज़ेस को एक्सप्लेन नहीं किया, मैं ब्रीफली आपको थोड़ा थोड़ा इन डिजीज़ेस के बारे में बताऊंगी कि कभी अगर आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में किया गया है, रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये कैसे होती है, आपको पता है कि हमारे जॉइंट्स में, लास्ट ईयर जब मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाई थी 12th वालों को तो उनको पता होना चाहिए, उसमें मैंने जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड बताया था। साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या होती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, जॉइंट्स की मूवमेंट में इंटरफेयर करती है, जॉइंट को सही तरीके से मूवमेंट में नहीं करने देती। क्या होता है, जिस वजह से दर्द होता है, पेन फील होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से जो हमें उठने बैठने में या जॉइंट की मूवमेंट में क्या होती है, दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड में क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, जॉइंट की मूवमेंट में इंटरफियर करती हैं, इन्फ्लेमेशन को काज करती हैं, जिस वजह से क्या हो जाती है, जॉइंट्स में पेन होता है। और इसी रूमेटाइड आर्थराइटिस का जिक्र किया है किसमें, आपकी एनसीईआरटी में। दूसरी डिजीज है ऑटो इम्यून डिजीजेस, डायबिटीज मेलाइटस। आज मैक्सिमम हर एक इंसान को आप सुनेंगे कि क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस क्या है, टाइप 1। आपको पता है हमारा पेनक्रियाज में
अल्फा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बीटा सेल भी प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन, आपको पता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, एसिनी ऑफ पेनक्रियास, दो सेल्स हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या बनाते हैं, दो सेल्स बनाते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन क्या करता है, एक हार्मोन का नाम है जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल जो बीटा है, बीटा के सेल्स, बीटा में सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो क्या बनाते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये डायबिटीज़ मेलाइटस। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ कैसे हुई है, अब ये क्या होता है कि जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। वो बीटा सेल्स को क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ जाके अटैक करती हैं बीटा सेल पे, और बीटा सेल के काम को बंद कर देती हैं। बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन को बनाना बंद कर देते हैं। जब बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन कौन कर रहा था, इंसुलिन। इंसुलिन को कौन बना रहा था, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के खिलाफ क्या बन गई हैं, एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ क्या कर रही हैं, बीटा सेल्स को डैमेज कर रही हैं, बीटा सेल को सही तरीके से काम नहीं करने देती हैं, जिस वजह से क्या होता है, बीटा सेल्स इंसुलिन को नहीं बनाते। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेगी तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया जब हमारी बॉडी में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के खिलाफ क्या बनना शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज। वो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज जाके रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड हो जाएंगी और एंटीबॉडी को डिस्ट्रक्ट कर देंगी, डैमेज कर देंगी, खत्म कर देंगी, जिस वजह से क्या काज हो जाता है, एनीमिया काज हो जाता है पर्सन में, ठीक है। आपको पता है एनीमिया किसे कहते हैं, जब ब्लड कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो आपने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन प्रेजेंट होता है ना, अब न्यूरॉन की जो माइलिन शीट होती है, आपने देखा है कि जब अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। जो न्यूरॉन का एक्सॉन होता है उस पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, कुछ जगह नहीं प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है हमारी बॉडी में, उस माइलिन शीट के खिलाफ क्या बनना शुरू हो जाती है, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब वो क्या करती हैं, माइलिन शीट को डैमेज करती हैं और एक डिजीज कंडक्शन सही तरीके से नहीं होती है। सेल जो न्यूरॉन का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन करना सिग्नल को, कंडक्शन करना, ठीक है। वो अब ट्रांसमिशन और कंडक्शन जो न्यूरॉन का काम होता है वो सही तरीके से नहीं कर सकता, जिस वजह से एक डिजीज काज होती है जिसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब एक और डिजीज है जिसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। अब आपको पता है हमारे स्टमक में क्या बनता है, HCl बनता है और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। कौन बनाता है, हमारे सेल में ऑक्जेनेटिक सेल प्रेजेंट हैं जिन्हें हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। हमारे स्टमक के ऑक्जेनेटिक सेल जिन्हें हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, वो दो चीज़ें बनाते हैं, एक तो HCl स्टमक में रिलीज करवाते हैं, दूसरा क्या करवाते हैं, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसका काम होता है हमारे फूड में से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाना ब्लड में, ठीक है। अब क्या होता है, इस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ बन जाती हैं एंटीबॉडी, जो क्या करवाती हैं, एंटीबॉडी बन जाती हैं और वो विटामिन B12 को खाने में से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। जब ब्लड में विटामिन B12 का लेवल कम हो जाएगा तो आरबीसीज की मैच्योरेशन बंद हो जाएगी, क्योंकि आरबीसीज की मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 ज़रूरी है। जब आरबीसीज मैच्योर ही नहीं होंगे तो पर्सन सफ़र फ्रॉम अ डिजीज नोन एज पर्निशियस एनीमिया। वैसे ही एक एडिसन डिजीज़ है, ग्रेव्स डिजीज़ है, हैशिमोटोस डिजीज़ है, मेस्थीनिया ग्रेविस डिजीज़ है। ये सब क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। आपकी एनसीईआरटी में इनका डिटेल नहीं दिया था, अदरवाइज मैं देती इनका डिटेल, लेकिन अगर मैं इन सब का 9 डिजीज़ का
5-5 6-6 लाइंस भी लिखवाऊंगी तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमारा जो इम्यूनिटी का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एलर्जी, एलर्जी के बारे में देखेंगे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का इम्यूनिटी वाला पोर्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।